हम लोग अपना अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो अंतरिक्ष का मतलब कि स्पेस यानी किसी जगह पे, कहीं पे किसी जगह पे अगर आपका कोई रेखा है तो उसका समीकरण आपको लिखना है। और हम लोग चूँकि त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं और त्रिविमीय ज्यामिति में वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा समीकरण होगा वो वेक्टर के रूप में होगा। क्योंकि रेखा का समीकरण हम लोग अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं वो एक्स वाई के टर्म में होता है, जैसे x + 3y = 5 या इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन लिखा जाएगा लाइन का वो वेक्टर के रूप में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी लाइन डिसाइड होती है अगर आपको फिक्स हो जाती है जब ये दिया हो कि वो लाइन दो बिंदुओं से होकर जाती है, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो लाइन आपकी फिक्स कब हो जाती है? जब आपके दो बिंदु दिए हों कि बिंदुओं इस बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली, तो उसमें केवल और केवल एक रेखा होती है। अच्छा, एक बिंदु से जाने वाले बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, एक बिंदु से जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका दिया हुआ कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा और एक दूसरी रेखा दी हुई है उस रेखा के समांतर, या ये हम लोग मान लेते हैं कि L, तो इस बिंदु A से जाने वाला और L के समांतर, तो हमारा केवल और केवल एक ही रेखा होगा जो A के समांतर L के समांतर है और बिंदु A से भी होके जा रहा है। तो दो तरीके का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो एक लाइन इसमें हम लोग लिखते हैं कि एक रेखा आदितीय होती है यदि, पहला पॉइंट, यह एक दिए हुए बिंदु से तथा किसी रेखा के, या सदिश हो आपका हो सकता है, समांतर है। यानी एक बिंदु जो दिया है कि इस बिंदु से आपकी ये रेखा पास हो रही है, और जो है एक और दिया हुआ लाइन जिसके समांतर है, तब आपका रेखा अद्वितीय होगी। और दूसरा पॉइंट होता है कि ये रेखा ये दो बिंदुओं से होकर जाती है, ये दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो ये तो बेसिक पॉइंट हम लोगों का हो गया कि लाइन के बारे में। एक लाइन कब निर्धारित हो सकती है? जब आपका दिया हो कि ये दो पॉइंट से होकर पास होने वाली लाइन, तो हमारा फिक्स हो जाता है लाइन। और ये दिया हो कि किसी एक बिंदु से होकर जाती है और किसी एक लाइन के समांतर है, तब भी हमारा रेखा फिक्स हो जाती है। तो दो टाइप का समीकरण इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, और ये आप लोग देखते आए हैं। तो पहला जो रेखा का समीकरण हम लोग लिखेंगे, दिए हुए बिंदु A से जाने वाली तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा? दिए गए बिंदु A से जाने वाली, दिए गए बिंदु A से जाने वाली, तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन
इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। तो जो दो टाइप का हम लोगों ने देखा था इक्वेशन लिखने का लाइन का, कि एक बिंदु से होकर जा रही हो और किसी रेखा के समांतर हो। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर दिया है बी जिसके समांतर होगा। तो सब कुछ हम लोगों को वेक्टर के रूप में करना है। तो जो दिया गया बिंदु हमारा होगा, जो दिया गया बिंदु होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक दिया होगा, तो उस बिंदु का हम लोग स्थित सदिश लिख पाएंगे। ये यानी आपका जो बिंदु ए दिया है, बिंदु ए जो आपका दिया हुआ है वो एक्चुअली क्या है हमारा, वो उस बिंदु ए का जो है स्थित सदिश दिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु ए जो आपका यानी इसका स्थित सदिश हम लोग मान लेते हैं कि ए। जिस दिए हुए बिंदु ए से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको लिखना है, उसका स्थित सदिश ए है। ठीक है, और हमारा जो वेक्टर बी है जिसके समांतर ये कोई वेक्टर हमारा बी है, तो इस बिंदु ए से जाने वाला और बी के समांतर केवल और केवल एक रेखा यही हो सकती है। इसी रेखा का हमको समीकरण लिखना है वेक्टर रूप में। तो इस बिंदु ए से पास हो रही है और इस सदिश बी के समांतर है। ये हमारा एक्स वाई जेड अक्षों का सिस्टम है और ये ओरिजिन है, और ए बिंदु का स्थित सदिश ए दिया हुआ है हमारा, और ये रेखा जो है इसका समीकरण हमको लिखना है। तो यहाँ पे वेक्टर रूप में हम लोग किसी वेक्टर रूप में लिखना है किसी रेखा का समीकरण। तो वेक्टर रूप में लिखने का मतलब हमारा होगा कि जितने भी इस रेखा पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं, हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं के स्थित सदिश उस इक्वेशन में होने चाहिए। समीकरण का यही मतलब होता है। जैसे हम लोग निर्देशांक में ज्यामिति में करते हैं, तो किसी भी रेखा का जो एक्स वाई जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में लिखते हैं, जैसे मान ले कोई इक्वेशन लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये एक्स वाई अक्षों का जो सिस्टम है, ये जो इस लाइन पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, इन सबके सारे एक्स और वाई निर्देशांकों का समूह इसमें शामिल रहता है। तो उसी हिसाब से हमारा जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये सारे जो बिंदु हैं सबका स्थित सदिश अलग अलग होगा, लेकिन हम एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसमें एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी उससे हमको ये अलग अलग बिंदुओं के स्थित सदिश मिलते चले जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। पहले हम लोग जो आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। माना बिंदु बिंदु ए की स्थित सदिश ए है। यानी कहीं पे आपने एक्स वाई जेड अक्षों का सिस्टम माना है, तो उसके सापेक्ष आपका जो बिंदु ए है उसकी स्थित सदिश ए है, और बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा L है। अब हमको इसी रेखा L का जो है समीकरण लिखना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा पे हमने जो है कोई एक बिंदु अपने हिसाब से मान लिया, और इस बिंदु की स्थित सदिश हम लोगों ने मान लिया कि ये R है, और इसमें हम लोगों ने स्वच्छ रूप से कोई बिंदु P ले लिया जिसकी स्थित सदिश R है।
तो इसमें एक लाइन हम लोग और लिखेंगे कि माना रेखा L पर कोई बिंदु P है जिसका स्थित सदिश R है। माना रेखा L पर कोई बिंदु P है जिसका स्थित सदिश R है। तो हम लोग अगर इसमें OAP को यहाँ पे बनाएं, OAP ये हमारा O है और ये हमारा A बिंदु है और ये वेक्टर R है और ये बिंदु हमारा P है। तो अगर यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो सदिश के योग नियम से देखिए, पहले वेक्टर OA के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर AP का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदुओं का की तरफ जाने वाला वेक्टर होगा। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। यानी यहाँ से जो OP वेक्टर हमारा हो गया OA प्लस AP, और अगर AP वेक्टर आप निकालना चाहते हैं तो AP वेक्टर हमारा हो गया OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये सिंपल सी बात है। तो AP वेक्टर हमारा हो गया OP माइनस OA वेक्टर, यानी हमारा जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर हमारा हो गया OP हमारा क्या है माइनस OA, यानी R माइनस OA इक्वल टू हमारा क्या है A। यहाँ लोग लिख देते हैं जो OP वेक्टर हमारा है वो R है और जो OA वेक्टर हमारा है वो वेक्टर A है। तो AP वेक्टर इक्वल टू R माइनस A वेक्टर हो गया। अब ये जो AP वेक्टर हम लोग देख रहे हैं, AP वेक्टर और वेक्टर B जो है समांतर है, तो हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, वेक्टर AP तथा B समांतर हैं। तो दो वेक्टर अगर समांतर होते हैं तो उनमें से किसी भी वेक्टर को अगले वेक्टर के लेम्डा टाइम्स कुछ स्केलर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि B समांतर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेम्डा टाइम्स B इक्वल टू AP वेक्टर। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि लेम्डा टाइम्स B इक्वल टू AP वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लेम्डा टाइम्स B इक्वल टू AP वेक्टर, और AP वेक्टर हमारा क्या है R माइनस A। तो यहाँ से हम लोग लेम्डा टाइम्स B इक्वल टू क्या हो गया हमारा R माइनस A, और जहाँ लेम्डा कोई अदिश है, क्योंकि दो समांतर वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर अगर आपके A वेक्टर और B वेक्टर अगर आपके समांतर हैं तो A इक्वल टू लेम्डा टाइम्स B लिख सकते हैं आप, क्योंकि कोई ना कोई लेम्डा आपका एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आप अगर B में लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर A के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वेक्टर R इक्वल टू A इधर चला गया, तो R इक्वल टू हमारा A प्लस लेम्डा टाइम्स B। तो यही इक्वेशन हमारा हो गया जो फाइनली आया है कि R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स वेक्टर B। तो कोई वेरिएबल आपका होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है लेम्डा है। लेम्डा जैसे जैसे बदलेगा वैसे हमारा उस लाइन पे स्थित जितने बिंदु हैं उन सबका अलग अलग स्थित सदिश मिलता चला जाएगा। R इक्वल टू A प्लस लेम्डा B। ये सिंपल सा हम लोगों ने प्रूविंग देख लिया। फिगर यहाँ पे जो है दोबारा बना देते हैं। ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष हो गया। एक बिंदु A है जिसका स्थित सदिश हमको ज्ञात है, यह है वेक्टर A।
इस बिंदु से जाने वाली और एक दूसरा वेक्टर है बी के समांतर, हमको ये जो रेखा पास हो रही है यहाँ से ए से जाने वाला और बी के समांतर ये जो रेखा हमारी होगी, इसी रेखा का हमको समीकरण निकालना था। तो इसमें हम लोगों ने कोई बिंदु अपना स्वैच्छ रूप से P लिया और P बिंदु का स्थित सदिश हम लोगों ने माना R, और उसके बाद में त्रिभुज OAP में हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू हमारा ये OP वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने AP वेक्टर पता कर लिया, ये हमारा हो गया R माइनस A। अब ये AP वेक्टर और वेक्टर B समांतर है, तो दो वेक्टर AP और वेक्टर B समांतर हैं, तो AP इक्वल टू हम लोगों ने लेमडा टाइम्स वेक्टर B लिख लिया, जहाँ लेमडा कोई अदिश होगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर आपके X और Y जो है समांतर हैं, X और Y, तो आपको हम X इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ Y ये हमेशा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा R इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B, ये हमारा किसका समीकरण है, इसका हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा है बिंदु A जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाली, बिंदु A से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण। ये हमारा हो गया बिंदु A जिसका स्थित सदिश A से जाने वाले और B के समांतर रेखा का समीकरण R इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B, जहाँ लेमडा कोई अदिश है, जहाँ लेमडा हमारा कोई वास्तविक संख्या होगी, और लेमडा का मान जैसे जैसे बदलेगा हमारा इस लाइन पे स्थित जो बिंदु हैं सबकी स्थित सदिश यहाँ पे मिलता चला जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा R इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B। तो ये समीकरण हम लोगों ने, इसी समीकरण को हम लोग अभी जो है जो निर्देशांक ज्यामिति के पदों में भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट देखना पड़ेगा कि हम लोगों को एक पॉइंट ये देखना है कि अगर आपका कोई वेक्टर, यदि आपका वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, कोई वेक्टर हमारा R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, इसका मतलब कि कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z रहे होंगे, ये वेक्टर R हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो अगर हम लोग जो है दिक् कोसाइन के पदों में बात करें तो अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो दिक् कोसाइन जो हमारा L होता है, L एक्चुअली हमारा क्या होता है कॉस एल्फ़ा, और कॉस एल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है एक्स वाई वेक्टर R का मॉडुलस, यानी एक्स वाई वेक्टर R, और कॉस बीटा हमारा होता है वाई बाई वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा हमारा होता है जेड वाई वेक्टर R। ये हम लोगों को बेसिक बात पता है कि अगर आपका कोई वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो जो दिक् कोसाइन होता है एक्स बाई मॉड R, कॉस बीटा वाई बाई मॉड R, कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई मॉड R। ये सिंपल सी बात हम लोगों को पता है। और ए बी सी ये हमारे क्या है दिक् कोसाइन, एल एम एन दिक् कोसाइन है,
और दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं। तो अगर हमारा x बाई मॉड आर, y बाई मॉड आर, z बाई मॉड आर हमारा दिक् कोसाइन है, तो इसमें अगर मॉड आर से हम लोग सब में गुणा कर दें तो x कामा y कामा z हमारा ये क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा। x कामा y कामा z ये दिक् अनुपात का एक समूह हो जाएगा, दिक् अनुपात है। तो ये क्या है, सदिश r का x कामा y कामा z दिक् अनुपात है। तो पूरा ये भूमिका बनाने का मतलब ये है कि आपका कोई वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपका लिखा है, तो x कामा y कामा z सदिश r के दिक् अनुपात होते हैं। फिर से बता रहे हैं, आपका अगर पॉइंट P का निर्देशांक x कामा y कामा z है तो वेक्टर r इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और हम लोग जो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा एंगल बना हो तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई मॉड आर होता है, और कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई मॉड आर, कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई मॉड आर। तो एल एम एन हमारे दिक् कोसाइन होते हैं, ये एम होता है और ये एन होता है। और दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं, यानी दिक् कोसाइन एल एम एन में किसी भी संख्या से आप गुणा कर दें तो दिक् कोसाइन का एक समूह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉड आर से गुणा कर दें तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा जो दिक् अनुपात होगा। यानी कोई भी वेक्टर आपका इस रूप में लिखा है तो एक्स वाई जे जेड आपका हमारा दिक् अनुपात हो जाएगा। तो कहने का मतलब r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हैं, तो एक्स वाई जेड सदिश r के दिक् अनुपात होते हैं। ये पहली बात हो गई। और इसका उल्टा भी होता है, यदि x कामा y कामा z एक रेखा के दिक् अनुपात हैं, तो रेखा के दिक् अनुपात हैं तो सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रेखा के समांतर होगा। क्योंकि दो रेखाओं के अगर दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो फिर से जो आपका दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट P जिसका निर्देशांक x कामा y कामा z है तो इसको वेक्टर r इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और हमारा दिक् कोसाइन कैसे डिफाइन है, एक्स अक्षों के धनात्मक के साथ अगर अल्फा एंगल बना है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा जो y अक्ष के साथ बना कोण है और गामा z अक्ष के साथ बना कोण है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमारे दिक् कोसाइन कहलाते हैं। और इसकी वैल्यू जब निकाली जाती है तो x अपान मॉड आर, इसका लेंथ OP, और कॉस बीटा y बाई मॉड आर कॉस गामा इक्वल टू z बाई मॉड आर। ये एल एम एन हमारे दिक् कोसाइन होते हैं। और दिक् कोसाइन किसी भी रेखा या सदिश का अगर किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो दिक् अनुपात मिल जाता है। तो यहाँ पे मॉड आर से अगर हम लोग इन तीनों में गुणा कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, ये दिक् अनुपात हो गया। कहने का मतलब अगर आपका कोई वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो x कामा वाई कामा जेड सदिश r के दिक् अनुपात का एक समूह x कामा वाई कामा जेड भी होगा। बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड में आप अगर 5 से गुणा कर दो 5x 5y 5z तो ये भी एक दिक् अनुपात हो गया, क्योंकि रेखा के दिक् अनुपातों के असंख्य समूह होते हैं। लेकिन r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो एक्स वाई जेड सदिश r के दिक् अनुपात होंगे। और इसका विपरीत भी सही होता है
कि अगर x कामा वाई कामा जेड किसी रेखा के दिक् अनुपात हैं तो आप जो वेक्टर फॉर्म करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ये उस रेखा जिसके दिक् अनुपात एक्स वाई जेड हैं के समांतर होगा। तो इसी पॉइंट का यूज करके अब हम लोग देखिए आगे क्या करने जा रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन समीकरण लिखा है रेखा का, उसको कार्तीय तल में हम लिखने जा रहे हैं सदिश रूप से। सदिश रूप में हम लोगों ने लिखा वेक्टर रूप में, अब कार्तीय रूप में हमको लिखना है। तो सदिश रूप से कार्तीय रूप का मतलब जिसमें निर्देशांक x कामा वाई कामा जेड वाला चलता है। तो सदिश रूप से कार्तीय रूप व्युत्पन्न करना। सदिश रूप से कार्तीय रूप मतलब डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। तो हम लोगों ने जो एक रेखा का समीकरण देखा है, किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जो हम लोगों ने सदिश रूप में देखा है, उसी का हम लोग कार्तीय रूप में निकालना चाहते हैं। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बिंदु ए जिसका स्थित सदिश हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए से जाने वाली और एक सदिश बी के समांतर जो रेखा का समीकरण हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे कोई बिंदु P हम लोगों ने लिया था और इसका स्थित सदिश R से माना था और ये निकाला था। तो ये हमारा आया था R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिंदु A जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण तो हमारा क्या आया था, R इक्वल टू वेक्टर R इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स B, जहाँ लेमडा कोई वास्तविक संख्या है। अब इसका हमको जो है कार्तीय रूप में व्युत्पन्न करना है। तो कार्तीय रूप में यहाँ पे हमारा जो वेक्टर रूप में लिखे तो A का स्थित सदिश दिया था, तो कार्तीय रूप में जब होगा तो A का निर्देशांक दिया होगा। तो जब कार्तीय रूप में होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना बिंदु A, क्योंकि जो कार्तीय रूप में बात करेंगे तो निर्देशांक होगा, A के निर्देशांक x कामा वाई कामा जेड हैं। चलिए x1 y1 z1 हैं और तो बिंदु A का निर्देशांक हमको यहाँ पे दिया रहेगा x कामा वाई कामा जेड। यहाँ पे दूसरा फिगर बना लेते हैं हम लोग x y z। तो कार्तीय रूप में हम लोग जब देखेंगे तो बिंदु A का निर्देशांक x1 कामा y1 कामा z1 होगा और जिस सदिश के समांतर यहाँ पे हम लोगों का दिया था, इसका जो है
इस सदिश का हमको दिक् कोसाइन दिया रहेगा। तो इस सदिश का दिक् कोसाइन, तो दूसरा बिंदु हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 z1 है और रेखा की दिक् कोसाइन यानी जिसके समांतर जो है इसकी दिक् कोसाइन और इसकी दिक् कोसाइन सेम होगी क्योंकि समांतर रेखाओं की दिक् कोसाइन समान होती है। तो और रेखा की दिक् कोसाइन ABC है। अब हम लोग इस पे कोई बिंदु P लेते हैं जिसका निर्देशांक x, y, z है। इस पे हम लोग लेंगे कोई बिंदु जो है जिसके निर्देशांक x, y, z है। माना रेखा पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है। वहाँ पे वेक्टर b दिया गया था, यहाँ पे जो होगा वो दिक् अनुपात दिया होगा। तो दिक् अनुपात अगर आपका दिया है ABC तो वेक्टर b जो हम लोग लिखेंगे, वेक्टर b अगर दिक् अनुपात हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं x, y, z तो सदिश xi प्लस yj प्लस zk उस रेखा के समांतर होगा। तो जिस रेखा का दिक् अनुपात दिया है तो वेक्टर b हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर b इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। तो अगर आपका दिक् कोसाइन दिया है तो ai प्लस bj प्लस ck ये वेक्टर b हमारा हो जाएगा जिसके समांतर रेखा का हमको समीकरण लिखना है। वेक्टर b हो गया। अब ये r वेक्टर हमारा जो लिखना, r वेक्टर हमारा ये था और ये वेक्टर ये था, तो ये वेक्टर हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, क्योंकि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 हो तो उसका स्थित सदिश x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप हो जाता है। तो जो वेक्टर a हमारा हो जाएगा, वेक्टर a इक्वल टू x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, और जो बिंदु P है उसका स्थित सदिश जो r था यहाँ पे, जो वेक्टर r इक्वल टू हमारा हो जाएगा xi कैप, क्योंकि इसका निर्देशांक xyz है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज पता चल गई। अब इसी को हम लोग वैल्यू जो है अपना r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी में हम लोग रख देते हैं। r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी में b a तथा r के मानों को रखने पर, तो जब सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो r की जगह हमारा क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और a की जगह हमारा है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप प्लस लेमडा टाइम्स b, और b की जगह ai प्लस bj प्लस ck। अभी हमारा तो xi प्लस yj प्लस zk रहेगा। यहाँ पे i वाला टर्म i वाले के साथ जुड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस यहाँ पे क्या है a लेमडा, तो x1 प्लस a लेमडा प्लस j कामन करेंगे तो y1 प्लस b लेमडा प्लस k कामन करेंगे तो z1 प्लस c लेमडा। अब दो वेक्टर लिखे हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो दोनों तरफ के वेक्टर अगर बराबर हैं तो यहाँ पे जो i का गुणांक है वो यहाँ पे i के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो j का गुणांक है यहाँ पर j का गुणांक इस साइड j के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और यहाँ साइड जो k का गुणांक है इस साइड के k के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में
आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये x1 प्लस ए लेमडा इक्वल टू हमारा आ जाएगा x, और y1 प्लस बी लेमडा हमारा हो जाएगा y, और z1 प्लस सी लेमडा हो गया हमारा z। तो यहाँ से अगर ए लेमडा इक्वल टू हमारा हो गया x माइनस x1, और लेमडा इक्वल टू हमारा हो गया x माइनस x1 अपान ए, बी लेमडा हमारा हो गया y माइनस y1, और लेमडा बराबर हमारा हो गया y माइनस y1 अपान बी, और इसी तरीके से सी लेमडा इक्वल टू z माइनस z1 लेमडा इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो लेमडा की ये तीनों वैल्यूज हम लोग बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये हमारा उस रेखा का समीकरण हो गया कार्तीय रूप में, जो हमारा x1 y1 कामा z1 पॉइंट से जाती है तथा जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् कोसाइन a कामा b कामा c है। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग दिक् अनुपात ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये दिक् अनुपात हमारा है, दिक् अनुपात ABC जो हमारे दिक् अनुपात हैं। तो ये जो फाइनली हम लोगों का ये आ गया, ये कौन सा समीकरण है, इसको हम लोग लिख देते हैं कि बिंदु A x1 कामा y1 कामा z1 से जाने वाली तथा उस रेखा के समांतर जिसका दिक् अनुपात a कामा b कामा c है का समीकरण। तो ये बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 कामा y1 कामा z1 है से जाने वाली और उस रेखा के समांतर जिनके दिक् अनुपात a b c हैं का समीकरण है कार्तीय रूप में। अगर हमारा a b c की जगह a b c जो हम लोगों ने, चलिए देखते हैं, x माइनस x1 हमारा क्या आया है फार्मूला हमारा है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। यहाँ पे हमारा क्या है, a b c दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात हैं। अगर उस रेखा के दिक् कोसाइन दिए हुए हैं, माना रेखा की दिक् कोसाइन L M N है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू लेमडा टाइम्स L, b इक्वल टू लेमडा टाइम्स m एंड c इक्वल टू लेमडा टाइम्स n। लेमडा जहाँ पे कोई स्केलर है, आप लेमडा की जगह जो है p भी कर सकते हैं। चलिए लेमडा एक बार यूज कर चुके हैं, p, जो p हमारा कोई है रियल नंबर है। यानी अगर इसको हमको दिक् अनुपात है, दिक् कोसाइन करना हो तो a की जगह p इंटू एल, b की जगह p इंटू एम, c की जगह p इंटू n कर देंगे, तो p हमारा तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला बन जाएगा x माइनस x1 अपान a की जगह जब p इंटू एल लिखेंगे तो p इंटू एल, p इंटू एम, p इंटू n, तो p कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस x1 अपान l, y माइनस y1 अपान m इक्वल टू z माइनस z1 अपान n। ये हमारा आ गया। अगर रेखा का दिक् अनुपात ना देके दिक् कोसाइन दिया है जिसके समांतर आपको समीकरण निकालना है, तब भी ये हम लोगों का
ये समीकरण हो गया। तो ये हमारा क्या है, बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली तथा रेखा जिसका दिक् कोसाइन LMN है के समांतर रेखा का समीकरण। तो दोनों फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। वेक्टर रूप में क्या है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये हमारा वेक्टर रूप में है। ये क्या है हमारा वेक्टर उस बिंदु से जाने वाला जिसका स्थित सदिश हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। ये हमारा r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। और ये हमारा क्या है, जब वहाँ पे स्थित सदिश दिया था लेकिन कार्तीय रूप में x1, y1, z1 उसके निर्देशांक दिए होंगे, जिस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए और जिस रेखा के समांतर चाहिए उसका दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात दिया होगा। तो x माइनस x1 अपान L इक्वल टू y माइनस y1 अपान m इक्वल टू z माइनस z1 अपान n।